नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हॉरर की दुनिया में यहां हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कल्पना कीजिए, छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में एक अंधेरी रात, एक ट्रक ड्राइवर और वो ढाबा जहां खाना खाने से मौत आती है। ये कहानी है मेरी सनी की, एक 35 साल के ट्रक ड्राइवर की, जिसका चेहरा अब डर से पीला पड़ चुका है। मेरी आंखें काले गड्ढों जैसी, जैसे ढाबे की चुड़ैल की लाल चमक उनमें कैद हो। बाल उलझे जैसे जंगल की जड़ें, त्वचा सूखी जैसे लाश की खाल और आवाज कर्कश जैसे चुड़ैल की फुसफुसाहट। मेरी सांस में सड़ांत जैसे जंगल की सड़ी हवा। मुझे देखकर लगता है मैं खुद एक भूत हूं जिसके पीछे ढाबे की चुड़ैल की छाया मंडराती है। ये सच्ची दास्तान है और हर मोड़ पर मौत इंतजार कर रही थी। सुनो, क्योंकि ये कहानी तुम्हें जंगल की सैर कराएगी जहां ढाबे की चुड़ैल आज भी भटकती है। सब कुछ उस शाम से शुरू हुआ। मैं, सनी और मेरा खलासी विशाल गुजरात के एक गोदाम से चाय की पेटियां लादकर छत्तीसगढ़ के लिए निकले। मैं 35 साल का हूं। ट्रक ड्राइविंग मेरी जिंदगी है। मेरा ट्रक बाज, पुराना लेकिन भरोसेमंद, जैसे मेरा दूसरा घर। विशाल मेरा भाई जैसा दोस्त, हमेशा हंसता मजाक करता। वो 88 साल का, थोड़ा डरपोक लेकिन दिल का साफ। हम दोनों ने मिलकर कई सफर किए, मुसीबतों में एक दूसरे की जान बचाई। उस दिन सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक थी। विशाल ने हंसते हुए कहा, भाई, आज छत्तीसगढ़ के जंगल से गुजरना है। सुनते हैं वहां ट्रक वाले रात में गायब हो जाते हैं। मैंने हंसी में टाल दिया, विशाल, तू भी इन ढाबे वालों की बकवास पर यकीन करता है। जंगल तो जंगल है, बस सन्नाटा ज्यादा है। लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी और मेरे दिल में भी एक हल्की सी सिहरन। हमारा सफर शुरू हुआ। गुजरात की सड़कें चौड़ी थीं, लेकिन जैसे जैसे हम छत्तीसगढ़ की सीमा के करीब पहुंचे, रास्ता संकरा होने लगा। रास्ते में कई ढाबों पर रुके, चाय पी, पराठे खाए और ड्राइवरों की बातें सुनी। हर ढाबे पर एक ही चर्चा थी, छत्तीसगढ़ के जंगलों का वो शापित ढाबा। पहला ढाबा, एक बूढ़ा ड्राइवर जिसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में डर था, बोला, भाई, छत्तीसगढ़ के जंगल में एक ढाबा है, अकेला, रात में टिमटिमाता, वहां मत रुकना। ढाबे की चुड़ैल है वहां, सफेद साड़ी में, लाल आंखें, फुसफुसाती है। खाना खाओ, जो खाता है वो कभी नहीं लौटता। मैंने हंसकर कहा, बाबा, ये सब डराने की कहानियां हैं। लेकिन उसकी आंखों का डर मेरे मन में चुभ गया। दूसरे ढाबे पर एक और ड्राइवर ने जोड़ा, मेरा दोस्त वहां रुका था, सनी। सुबह उसका ट्रक खाली मिला और वो गायब। लोग कहते हैं ढाबे की चुड़ैल उसे ले गई। विशाल की सांसें भारी हो गईं। सनी भाई, हमें रात में उस हाईवे से नहीं जाना चाहिए, उसने धीरे से कहा। मैंने उसका मजाक उड़ाया, विशाल, तू डरपोक है, हमारा काम माल पहुंचाना है, चुड़ैल वुड़ैल की बातें छोड़। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर जाग रहा था। मैंने अपने ताबीज को छुआ जो मेरी मां ने दिया था। वो हमेशा कहती थी, सनी, ये ताबीज तुझे हर मुसीबत से बचाएगा। लेकिन उस दिन उस ताबीज का वजन भी मुझे हल्का लग रहा था। रात के 10 बज चुके थे जब हम छत्तीसगढ़ के जंगलों में दाखिल हुए। हाईवे संकरा था, दोनों तरफ घने पेड़ों की दीवारें। उनकी टहनियां सड़क पर लटक रही थीं, जैसे कोई हमें अपने जाल में फंसाना चाहता हो। ट्रक की लाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं, लेकिन वो अंधेरा इतना गहरा था कि लाइट्स भी कमजोर पड़ रही थीं। हवा ठंडी थी और उसमें एक सड़ांत, जैसे सड़ी हुई लाश की। विशाल ने खिड़की से बाहर देखा और बोला, सनी भाई, ये जंगल, कुछ गड़बड़ है। मैंने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन उससे सिर्फ खरखराहट की आवाज आई। ये रेडियो भी हर बार खराब हो जाता है, मैंने बुदबुदाया और उसे बंद कर दिया। विशाल की सांसें तेज थीं,
वो बार बार रियर व्यू मिरर की तरफ देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। भाई, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने हंसकर टालने की कोशिश की। विशाल, तू डर मत, ये जंगल का सन्नाटा है बस। लेकिन मेरे शब्दों में वो यकीन नहीं था जो पहले हुआ करता था। तभी ट्रक की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। मैंने स्टीयरिंग को और जोर से पकड़ा, लेकिन मेरे हाथों में कंपी थी। सनी भाई, वो देख, विशाल ने चीख कर इशारा किया। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया और मेरी सांस अटक गई। सड़क के किनारे एक टूटे हुए पेड़ के नीचे एक सफेद साया खड़ा था। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मैंने ब्रेक मारा और ट्रक रुक गया। ये क्या है? विशाल ने कांपते हुए पूछा। मैंने हिम्मत जुटाई। शायद कोई औरत रास्ता भटक गई होगी, लेकिन मेरे दिल को यकीन नहीं था। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी उस साए की तरफ की। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई औरत नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं जैसे जलते हुए कोयले, और उसका चेहरा सफेद जैसे बिना खून की लाश। उसकी मुस्कान में एक भयानक दर्द था, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। सनी भाई, चलो यहां से, विशाल ने चीखा। मैंने ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन वो साया नहीं हिला। तू कौन है? मैंने चीख कर पूछा। जवाब में एक फुसफुसाहट गूंजी। मेरे पास आ, मेरे साथ खाना खा। मेरी सांस रुक गई। वो आवाज कर्कश थी, जैसे कब्र से निकली हो। मैंने अपने ताबीज को जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगा। विशाल, डर मत, ये कोई वहम होगा, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और गैस पेडल पर जोर दिया। जैसे ही हम उस साए के पास से गुजरे, ट्रक की लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगीं। विशाल ने चीखा, सनी भाई, वो हमारे पीछे है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरे खून जम गए। वो साया ट्रक के पीछे था, हवा में तैर रहा था, जैसे कोई भूतिया आकृति। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उसकी हंसी मेरे दिमाग में चाकू की तरह चुभ रही थी। मैंने रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वो फुसफुसाहट मेरे कानों में थी। मेरे पास आ, मेरे साथ खाना खा। विशाल डर से कांप रहा था। सनी भाई, ये ढाबे की चुड़ैल है, वो हमें नहीं छोड़ेगी, उसने कहा। मैंने उसे चुप कराया। विशाल, शांत रह, हम जल्दी ही इस जंगल से निकल जाएंगे। लेकिन मेरे दिल को यकीन नहीं था। ट्रक की लाइट्स बार बार टिमटिमा रही थीं और इंजन से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन तभी ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। हम जंगल के बीचों बीच रुक गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। विशाल ने चीखा, सनी भाई, अब क्या करें? मैंने टॉर्च उठाई और बाहर देखा। सड़क के किनारे वो साया फिर से खड़ा था। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उसकी साड़ी हवा में तैर रही थी। तू क्या चाहती है? मैंने चीख कर पूछा। जवाब में वो फुसफुसाहट थी। मेरे पास आ, मेरे साथ खाना खा। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं रुक नहीं सका। तू कौन है? मैंने चीखा। वो साया मेरी तरफ बढ़ा। उसके काले लंबे नाखून मेरे चेहरे के करीब थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और वो साया गायब हो गया। मैंने आंखें खोलीं और सड़क खाली थी, लेकिन मेरे दिल को यकीन था वो ढाबे की चुड़ैल थी और वो अभी भी हमारे पीछे थी। मैंने ट्रक में वापस जाकर इंजन स्टार्ट किया। इस बार इंजन चालू हो गया और हम आगे बढ़े, लेकिन वो फुसफुसाहट मेरे कानों में थी और वो सड़ांत मेरे नाक में। विशाल डर से कांप रहा था और मैं अपने ताबीज को जोर से पकड़े हुए था। जंगल का सन्नाटा अब मेरे लिए एक जाल बन चुका था और हर मोड़ पर ढाबे की चुड़ैल की छाया मंडरा रही थी। ये मेरी कहानी की शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी जो मौत और डर के बीच झूल रही थी। तभी रास्ते में एक टिमटिमाती रोशनी दिखी। वो देख, ढाबा, मैंने कहा। विशाल की आंखों में दहशत थी। सनी भाई, वो वही ढाबा है। मत रुक, उसने कहा, लेकिन भूख ने हमें मजबूर किया। मैंने ट्रक रोका। ढाबा पुराना था, जैसे सालों से कोई वहां आया जाया ना हो। लकड़ी की दीवारें टूटी हुई, छत पर जाले और बाहर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। ढाबे के बाहर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल, सिर झुका हुआ। वो हवा में हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे कोई कठपुतली। सनी भाई, कुछ गड़बड़ है, विशाल ने फुसफुसाया। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, चल खाना खाते हैं,
भूखे पेट डर और बढ़ता है। हम ढाबे की तरफ बढ़े। वो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी, जैसे हमें देख रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें वो लाल थीं, जैसे खून से भरी हों। कौन हो तुम? मैंने हकलाते हुए पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस एक अजीब सी मुस्कान दी और ढाबे के अंदर चली गई। विशाल ने मेरा हाथ पकड़ा। सनी भाई, चलें यहां से, ये ढाबे की चुड़ैल है। मैंने उसका हाथ झटका और कहा, विशाल, शांत रहे, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे दिल में डर जाग चुका था। जंगल का सन्नाटा, वो सड़ांध और वो औरत, सब कुछ खौफनाक था। रात के 10:30 बज चुके थे। छत्तीसगढ़ के जंगलों का वो हाईवे अब एक काले सांप की तरह लग रहा था, जो हमें अपने फन में जकड़ने को तैयार था। मैं, सनी, ट्रक का स्टीयरिंग पकड़े हुए था और मेरा खलासी विशाल मेरे बगल में बैठा था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। हम गुजरात से चाय की पेटियां लादकर छत्तीसगढ़ की ओर जा रहे थे, लेकिन वो रास्ते की अफवाहें, वो ढाबे की चुड़ैल की कहानियां मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। विशाल ने कहा, सनी भाई, मुझे भूख लगी है, लेकिन उस ढाबे की बातें। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई। विशाल, तू डरपोक है। भूखे पेट डर और बढ़ता है। कोई ढाबा मिले तो रुकते हैं। लेकिन मेरे दिल में एक ठंडा सा डर जाग रहा था। वो बूढ़े ड्राइवर की बातें, सफेद साड़ी, लाल आंखें और खाना खाओ की फुसफुसाहट मेरे मन को कुरेद रही थीं। जंगल का सन्नाटा गहरा था। पेड़ों की टहनियां सड़क पर झुक रही थीं, जैसे कोई हमें छूना चाहता हो। हवा में एक सड़ांध थी, जैसे सड़ी हुई लाश की। ट्रक की लाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं, लेकिन वो अंधेरा इतना भारी था कि लाइट्स भी कमजोर पड़ रही थीं। विशाल ने खिड़की से बाहर देखा। सनी भाई, ये जंगल, कुछ गड़बड़ है। मैंने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ खरखराहट। ये रेडियो भी हर बार खराब, मैंने बुदबुदाया। तभी दूर से एक टिमटिमाती रोशनी दिखी। वो देख, ढाबा, मैंने कहा। विशाल की आंखों में दहशत थी। सनी भाई, वो वहीं ढाबा है, मत रुक, उसने कहा। लेकिन भूख ने हमें मजबूर किया। मैंने ट्रक रोका। ढाबा पुराना था, जैसे सालों से सुनसान। लकड़ी की दीवारें टूटी हुई, छत पर जाले और बाहर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। ढाबे के बाहर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल, सिर झुका हुआ। वो हवा में हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे कोई कठपुतली। सनी भाई, कुछ गड़बड़ है, विशाल ने फुसफुसाया। मैंने हिम्मत जुटाई। चल, खाना खाते हैं। लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। हम ढाबे की तरफ बढ़े। वो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी, जैसे हमें देख रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें वो लाल थीं, जैसे खून से भरी हों। कौन हो तुम? मैंने हकलाते हुए पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस एक अजीब सी मुस्कान दी और ढाबे के अंदर चली गई। विशाल ने मेरा हाथ पकड़ा। सनी भाई, चलें यहां से, ये ढाबे की चुड़ैल है। मैंने उसका हाथ झटका। विशाल, शांत रह, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे शब्दों में वो विश्वास नहीं था। हम ढाबे के अंदर गए। अंदर का मंजर और डरावना था। पुरानी मेजें, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर काले धब्बे, जैसे खून के निशान। हवा में वो सड़ांध और गहरी थी। वो औरत अब काउंटर के पीछे थी और उसकी लाल आंखें हमें घूर रही थीं। क्या खाओगे? उसकी आवाज कर्कश थी, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग। मैंने कहा, दाल रोटी लाओ। वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में कुछ गलत था, जैसे वो जानती हो कि हम उसके जाल में फंस चुके हैं। खाना आया, दाल और रोटी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। रोटियां कठोर थीं, जैसे कई दिन पुरानी। मैंने एक निवाला लिया, लेकिन मेरा गला सूख गया। हर निवाले के साथ वो सड़ांध मेरे मुंह में फैल रही थी। विशाल ने खाना छुआ तक नहीं। सनी भाई, ये खाना, ये ठीक नहीं है, उसने डरते हुए कहा। मैंने उसकी बात अनसुनी की, लेकिन मेरे मन में डर बढ़ रहा था। वो औरत फिर सामने आई। उसकी लाल आंखें मेरे चेहरे पर टिकी थीं। खाना अच्छा है ना? उसने पूछा, और उसकी आवाज में एक हंसी थी जो मेरे कानों में चुभ रही थी। मैंने जल्दी से खाना खत्म किया और विशाल को इशारा किया। चल, निकलते हैं, मैंने कहा। हमने पैसे मेज पर रखे और ट्रक की तरफ भागे।
लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, इंजन अपने आप चालू हो गया। ये क्या हो रहा है? मैंने चिल्लाया। विशाल ने चीखा, सनी भाई, ये उस चुड़ैल का काम है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हम तेजी से आगे बढ़े, लेकिन वो औरत ढाबे के बाहर खड़ी थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। खाना खाया, अब कीमत चुकाओ। मैंने रियरव्यू मिरर में देखा और मेरे खून जम गए। वो साया, वो ढाबे की चुड़ैल ट्रक के पीछे थी, हवा में तैर रही थी। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उसकी हंसी मेरे दिमाग में चुभ रही थी। विशाल, तू ताबीज पकड़, मैंने चीखा। विशाल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने भी ताबीज पकड़ा, लेकिन वो साया हमारे साथ था। हर मोड़ पर उसकी हंसी गूंज रही थी और वो सड़ांध मेरे नाक में भर रही थी। ये मेरी कहानी का दूसरा मोड़ था, जहां ढाबे की पहली झलक और वो अजीब घटना मेरे लिए एक भयानक सपने की शुरुआत बन चुकी थी। रात अब अपने सबसे काले पल में थी। छत्तीसगढ़ के जंगलों का वो हाईवे एक भयानक जाल की तरह था, जहां हर मोड़ पर डर इंतजार कर रहा था। मैं, सनी, स्टीयरिंग पकड़े हुए था, लेकिन मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। विशाल, मेरा खलासी और भाई जैसा दोस्त, मेरे बगल में बैठा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। ढाबे की वो सड़ांध, वो लाल आंखों वाली चुड़ैल और उसकी फुसफुसाहट, खाना खाया, अब कीमत चुकाओ, मेरे दिमाग में चाकू की तरह चुभ रही थी। ट्रक की लाइट्स जंगल के अंधेरे को चीर रही थीं, लेकिन वो अंधेरा इतना गहरा था कि लाइट्स भी कमजोर पड़ रही थीं। पेड़ों की टहनियां सड़क पर लटक रही थीं, जैसे कोई हमें अपने पंजों में जकड़ना चाहता हो। हवा में वो सड़ांध थी, जैसे सड़ी हुई लाश की, जो मेरे नाक में चढ़ रही थी। सनी भाई, वो हमारे पीछे थी, वो ढाबे की चुड़ैल, विशाल ने कांपती आवाज में कहा, बार बार रियरव्यू मिरर की तरफ देखते हुए। मैंने हिम्मत जुटाई। विशाल, शांत रह, हम जल्दी ही इस जंगल से निकल जाएंगे। लेकिन मेरे शब्दों में वो यकीन नहीं था। ढाबे की वो औरत, उसकी लाल आंखें और वो खाना जो मेरे गले में अटक गया था, मेरे मन को खा रहे थे। मैंने अपने ताबीज को छुआ जो मेरी मां ने दिया था। मां, मुझे बचा लो, मैंने मन ही मन कहा, लेकिन वो ताबीज अब एक ठंडा धातु का टुकड़ा लग रहा था। ट्रक की रफ्तार तेज थी, लेकिन जंगल का रास्ता और संकरा हो गया था। पेड़ों की छाया सड़क पर गिर रही थी, जैसे कोई हमें निगलना चाहता हो। मैंने रेडियो चालू करने की कोशिश की, शायद कोई गाना माहौल हल्का कर दे, लेकिन रेडियो से केवल खरखराहट आई, जैसे कोई दूर से हंस रहा हो। ये रेडियो भी हर बार खराब। मैंने गुस्से में बुदबुदाया और उसे बंद कर दिया। विशाल की सांसें तेज थीं और वो बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था। सनी भाई, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है, उसने फुसफुसाया। मैंने रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां केवल काला अंधेरा था। विशाल, तू डर मत, ये बस जंगल का सन्नाटा है, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में कंपी थी। तभी अचानक ट्रक की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। मैंने स्टीयरिंग को और जोर से पकड़ा, लेकिन ट्रक धीमा होने लगा। ये क्या हो रहा है? मैंने गुस्से में चिल्लाया। इंजन से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई धातु को खरोंच रहा हो। मैंने गैस पेडल पर जोर दिया, लेकिन ट्रक और धीमा हो गया। विशाल ने चीखा, सनी भाई, इंजन बंद हो रहा है। और फिर बिना किसी चेतावनी के इंजन पूरी तरह बंद हो गया। ट्रक जंगल के बीचों बीच रुक गया। लाइट्स बुझ गईं और सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। विशाल की आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। सनी भाई, ये उस चुड़ैल का काम है, वो हमें मार डालेगी, उसने कांपते हुए कहा। मैंने उसे चुप कराया। विशाल, शांत रह, मैं चेक करता हूं। लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ और उसमें वो सड़ांध और गहरी थी। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और बोनट खोला। टॉर्च की रोशनी कमजोर थी, जैसे बैटरी खत्म हो रही हो। मैंने तार, बैटरी सब चेक किया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन इंजन चालू नहीं हो रहा था। यह क्या जादू है, मैंने खुद से कहा। तभी एक अजीब सी आवाज आई, खटखट, जैसे कोई ट्रक के नीचे कुछ खींच रहा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। विशाल, तूने कुछ सुना? मैंने चीख कर पूछा।
अंदर से विशाल की कांपती आवाज आई, हाँ भाई, वो ढाबे की चुड़ैल है। मैंने चारों तरफ रोशनी घुमाई। जंगल का सन्नाटा अब एक भयानक गीत की तरह था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने बोनट बंद किया और ट्रक की तरफ भागा, लेकिन तभी वो आवाज फिर आई, खटखट, इस बार और करीब। मैंने टॉर्च नीचे डाली और मेरी सांस अटक गई। ट्रक के टायर के पास एक काला निशान था, जैसे किसी के नाखूनों से खरोंचा गया हो। ये क्या है? मैंने बुदबुदाया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो गया था। विशाल, दरवाजा खोल! मैंने चीखा। अंदर से विशाल की आवाज आई, सनी भाई, वो खुल नहीं रहा। मैंने शीशे पर मुक्का मारा, लेकिन वो नहीं टूटा। तभी एक फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजी, खाना खाया, अब मेरे साथ आ। मेरी सांस रुक गई। वो आवाज वही थी, ढाबे की चुड़ैल की, कर्कश, खोखली, जैसे कब्र से निकली हो। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरा था। वो फुसफुसाहट मेरे दिमाग में थी, मेरे दिल में थी। तू कौन है? मैंने चीखा। जवाब में वो आवाज फिर गूंजी, कीमत चुकाओ, मेरे पास आ। विशाल ने ट्रक के अंदर से चीखा, सनी भाई, वो यहीं है, मैं महसूस कर रहा हूं। मैंने अपने ताबीज को जेब से निकाला और जोर से पकड़ा। मां, मुझे बचा लो, मैंने मन ही मन कहा और मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र की आवाज से वो फुसफुसाहट एक पल के लिए रुकी। मैंने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार वो खुल गया। मैं अंदर कूद पड़ा और दरवाजा बंद किया। विशाल, तू ठीक है? मैंने पूछा। उसका चेहरा पीला था और वो कांप रहा था। सनी भाई, वो आवाज, वो मुझे बुला रही थी, उसने कहा। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार वो चालू हो गया। मैंने गैस पेडल पर जोर दिया और ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन वो फुसफुसाहट मेरे पीछे थी, कीमत चुकाओ। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरे खून जम गए। वो साया, वो ढाबे की चुड़ैल ट्रक के पीछे थी, हवा में तैर रही थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। उसके चेहरे पर वो भयानक मुस्कान थी, जैसे वो जानती हो कि हम उसके जाल में फंस चुके हैं। विशाल, तू ताबीज पकड़! मैंने चीखा। विशाल ने अपना ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मैंने भी मंत्र पढ़ा, लेकिन वो साया हमारे साथ था। हर मोड़ पर उसकी हंसी गूंज रही थी और वो सड़ांध मेरे नाक में भर रही थी। ट्रक की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, लेकिन जंगल का रास्ता और संकरा हो गया था। पेड़ों की टहनियां ट्रक को छू रही थीं, जैसे वो हमें रोकना चाहती हों। सनी भाई, वो और करीब आ रही है, विशाल ने चीखा। मैंने मिरर में देखा और वो साया अब ट्रक के बगल में था। उसके काले नाखून खिड़की को खरोंच रहे थे। मैंने चीखकर स्टीयरिंग मोड़ा और ट्रक एक मोड़ पर फिसल गया। मैंने किसी तरह उसे संभाला, लेकिन वो साया गायब नहीं हुआ। वो हमारे साथ थी, जैसे कोई छाया जो हमें छोड़ने को तैयार ना हो। विशाल, मंत्र पढ़! मैंने चीखा। हम दोनों ने मंत्र पढ़ा, लेकिन वो फुसफुसाहट और तेज हो गई। खाना खाया, अब मेरे साथ आ। मेरे गले में वो खाना अटक रहा था, जैसे वो जहर हो। मैंने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो जाम थी। वो साया अब खिड़की के बाहर था। उसके नाखून शीशे को खरोंच रहे थे। कीमत चुकाओ, उसकी आवाज मेरे कान में थी। मैंने चीखकर ताबीज बाहर की तरफ लहराया और एक जोरदार हवा का झोंका आया। वो साया एक पल के लिए पीछे हट गया। मैंने ट्रक की रफ्तार फिर से बढ़ाई। विशाल की सांसें अभी भी तेज थीं। सनी भाई, वो क्या चाहती है? उसने पूछा। मैंने कहा, विशाल, मैं नहीं जानता, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ेगी। जंगल का सन्नाटा अब और भारी हो गया था। पेड़ों की टहनियां ट्रक को खरोंच रही थीं, जैसे वो भी ढाबे की चुड़ैल का हिस्सा हों। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था, वो चुड़ैल क्या चाहती थी? और वो खाना, उसमें क्या था? ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो फुसफुसाहट मेरे साथ थी। तभी ट्रक फिर से टिमटिमाने लगा। इंजन धीमा हो गया और लाइट्स बुझने लगीं। नहीं, फिर से नहीं, मैंने चीखा। लेकिन इस बार ट्रक पूरी तरह रुक गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर देखा। सड़क के बीच में वो साया खड़ा था। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उसकी साड़ी हवा में तैर रही थी।
तू क्या चाहती है? मैंने चीख कर पूछा। जवाब में वो फुसफुसाहट थी, मेरे साथ आ, कीमत चुकाओ। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं रुक नहीं सका। तू कौन है? मैंने चीखा। वो साया मेरी तरफ बढ़ा। उसके काले लंबे नाखून मेरे चेहरे के करीब थे और उसकी हंसी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और वो साया गायब हो गया। मैंने आंखें खोलीं और मेरे सामने सड़क खाली थी, लेकिन मेरे पैरों के पास एक चीज पड़ी थी, विशाल का ताबीज, खून से लथपथ। विशाल! मैंने चीखा और ट्रक की तरफ भागा, लेकिन विशाल की सीट खाली थी, वो गायब था। मैंने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन वो कहीं नहीं था। केवल वो सड़ांध थी जो अब मेरे नाक में और गहरी हो रही थी। मैंने अपने ताबीज को जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था। वो ढाबे की चुड़ैल विशाल को कहां ले गई थी और क्या मैं उसे बचा पाऊंगा? जंगल का सन्नाटा अब मेरे लिए एक जाल बन चुका था और हर मोड़ पर ढाबे की चुड़ैल की छाया मंडरा रही थी। ये मेरी कहानी का तीसरा मोड़ था, जहां ट्रक का रुकना और चुड़ैल की फुसफुसाहट मेरे लिए एक भयानक सपने का हिस्सा बन चुका था। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे कोई भारी हथौड़ा मेरी छाती पर मार रहा हो। छत्तीसगढ़ के जंगलों का वो सन्नाटा मेरे चारों तरफ एक काले पर्दे की तरह था, और वो सड़ांध, जैसे सड़ी हुई लाश की गंध, मेरे नाक में चढ़ रही थी। मैं, सनी, ट्रक की स्टीयरिंग पकड़े हुए था, लेकिन मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। विशाल, मेरा खलासी और भाई जैसा दोस्त, गायब था। उसका ताबीज, खून से लथपथ, मेरे सामने ट्रक की सीट पर पड़ा था। ढाबे की चुड़ैल की फुसफुसाहट, खाना खाया, अब कीमत चुकाओ, मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई चाकू मेरे दिमाग को काट रहा हो। ट्रक फिर से चालू हो गया था, लेकिन वो साया, वो ढाबे की चुड़ैल मेरे पीछे थी। उसकी लाल आंखें, वो कर्कश हंसी और वो सफेद साड़ी जो हवा में तैर रही थी, मेरे मन को खा रही थी। जंगल का रास्ता अब और संकरा हो गया था। पेड़ों की टहनियां ट्रक को खरोंच रही थीं, जैसे वो मुझे रोकना चाहती हों। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें वो सड़ांध और गहरी हो रही थी। मैंने गैस पेडल पर जोर दिया, लेकिन ट्रक की लाइट्स टिमटिमा रही थीं, जैसे वो भी डर रही हों। विशाल, तू कहां है? मैंने चीखा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। मेरे मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, वो चुड़ैल विशाल को कहां ले गई थी और क्या मैं उसे बचा पाऊंगा? मैंने अपने ताबीज को जेब से निकाला और जोर से पकड़ा। मां, मुझे बचा लो, मैंने मन ही मन कहा, लेकिन वो ताबीज अब एक ठंडा धातु का टुकड़ा लग रहा था। चुड़ैल का पीछा शुरू होता है, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरे खून जम गए। वो साया, वो ढाबे की चुड़ैल ट्रक के पीछे थी, हवा में तैर रही थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। उसकी मुस्कान, वो भयानक मुस्कान, जैसे कह रही हो कि मैं उससे बच नहीं सकता। तू क्या चाहती है? मैंने चीखा, लेकिन मेरी आवाज सन्नाटे में खो गई। जवाब में वो फुसफुसाहट गूंजी, कीमत चुकाओ। मैंने स्टीयरिंग को और जोर से पकड़ा और गैस पेडल पर जोर दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन वो साया मेरे पीछे था, जैसे कोई छाया जो मुझे छोड़ने को तैयार न हो। जंगल का सन्नाटा अब और भारी हो गया था। पेड़ों की टहनियां ट्रक को खरोंच रही थीं और हर खरोंच की आवाज मेरे कानों में चीख की तरह गूंज रही थी। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो मेरी मां ने सिखाया था, एयूएम हनुमंते नमः। मैं बार बार दोहरा रहा था, लेकिन वो फुसफुसाहट मेरे मंत्र को दबा रही थी। मेरे साथ आ, कीमत चुकाओ। मैंने रियर व्यू मिरर में फिर से देखा। वो साया अब और करीब था। उसकी लाल आंखें मेरे चेहरे पर टिकी थीं और उसके काले लंबे नाखून हवा में लहरा रहे थे, जैसे वो मुझे छूना चाहती हो। नहीं, मैंने चीखा और ट्रक की रफ्तार और बढ़ाई। लेकिन जंगल का रास्ता अब इतना संकरा हो गया था कि ट्रक की साइड मिरर पेड़ों से टकरा रही थीं। एक जोरदार आवाज हुई और दायां मिरर टूटकर गिर गया। सनी भाई, वो हमारे साथ है, मैंने मन ही मन कहा, क्योंकि विशाल तो अब मेरे साथ नहीं था। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ा, लेकिन वो साया मेरे साथ था। हर मोड़ पर उसकी हंसी गूंज रही थी और वो सड़ांध मेरे नाक में भर रही थी। जंगल की गहराई में डर ट्रक की लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगीं।
मैंने डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। कमबख्त चालू रहा, लेकिन इंजन से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और वो साया अब ट्रक के बगल में था। उसकी साड़ी ट्रक की खिड़की को छू रही थी और उसके नाखून शीशे को खरोंच रहे थे। कीमत चुकाओ, उसकी आवाज मेरे कानों में थी, जैसे कोई मेरे दिमाग में घुस गया हो। मैंने चीख कर स्टीयरिंग मोड़ा और ट्रक एक मोड़ पर फिसल गया। मैंने किसी तरह उसे संभाला, लेकिन वो साया गायब नहीं हुआ। वो मेरे साथ थी, जैसे मेरी अपनी छाया। मैंने मंत्र पढ़ना तेज किया, लेकिन वो फुसफुसाहट और तेज हो गई। खाना खाया, अब मेरे साथ आ। मेरे गले में वो ढाबे का खाना अटक रहा था, जैसे वो जहर हो। मैंने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो जाम थी। वो साया अब खिड़की के बाहर था, उसके नाखून शीशे को खरोंच रहे थे। मैंने ताबीज बाहर की तरफ लहराया और एक जोरदार हवा का झोंका आया। वो साया एक पल के लिए पीछे हट गया, लेकिन उसकी हंसी मेरे कानों में थी। तू मुझसे नहीं बच सकता, उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ाई। जंगल का रास्ता अब एक भूल भुलैया की तरह था। हर मोड़ पर पेड़ों की टहनियां ट्रक को छू रही थीं और हर खरोंच की आवाज मेरे दिल में डर भर रही थी। विशाल, तू कहाँ है? मैंने फिर चीखा, लेकिन जवाब में केवल वो फुसफुसाहट थी। वो मेरा है। मेरी आंखें भर आईं। विशाल मेरा भाई था और मैं उसे खो चुका था, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता था। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ा, एयुएम हनुमंते नमः। लेकिन वो साया मेरे पीछे था, जैसे कोई शिकारी जो अपने शिकार को छोड़ने को तैयार न हो। चुड़ैल की हंसी और जंगल का जाल, ट्रक की लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगीं। मैंने डैशबोर्ड पर मुक्का मारा, लेकिन वो बुझ गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर देखा। सड़क के बीच में वो साया खड़ा था। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उसकी साड़ी हवा में तैर रही थी। तू क्या चाहती है? मैंने चीख कर पूछा। जवाब में वो फुसफुसाहट थी, मेरे साथ आ, कीमत चुकाओ। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं रुक नहीं सका। तू कौन है? मैंने चीखा। वो साया मेरी तरफ बढ़ा। उसके काले लंबे नाखून मेरे चेहरे के करीब थे और उसकी हंसी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और वो साया गायब हो गया। मैंने आंखें खोलीं और सड़क खाली थी, लेकिन मेरे पैरों के पास विशाल का ताबीज अभी भी पड़ा था, खून से लथपथ। विशाल, मैंने चीखा और ट्रक की तरफ भागा, लेकिन ट्रक की सीट खाली थी। मैंने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन वो कहीं नहीं था। केवल वो सड़ांत थी जो अब मेरे नाक में और गहरी हो रही थी। मैंने अपने ताबीज को जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था। वो ढाबे की चुड़ैल विशाल को कहां ले गई थी और क्या मैं उसे बचा पाऊंगा? जंगल का सन्नाटा अब मेरे लिए एक जाल बन चुका था। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और इस बार वो चालू हो गया। मैंने गैस पेडल पर जोर दिया और ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन वो फुसफुसाहट मेरे साथ थी, कीमत चुकाओ। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और वो साया फिर से ट्रक के पीछे था। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उसकी हंसी मेरे दिमाग में चुभ रही थी। मैंने मंत्र पढ़ा, लेकिन वो साया मेरे साथ था। हर मोड़ पर वो करीब आ रही थी और मैं जानता था कि ये पीछा खत्म नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के जंगलों का वो सन्नाटा मेरे चारों तरफ एक काले जाल की तरह था। ट्रक की सीट पर विशाल का खून से लथपथ ताबीज पड़ा था और उसकी खाली सीट मेरे दिल को चीर रही थी। मैं, सनी, स्टीयरिंग को पकड़े हुए था, लेकिन मेरे हाथ थरथरा रहे थे। वो सड़ांत, जैसे सड़ी हुई लाश की गंध, मेरे नाक में चढ़ रही थी और ढाबे की चुड़ैल की फुसफुसाहट, कीमत चुकाओ, मेरे दिमाग में गूंज रही थी। उसकी लाल आंखें, वो सफेद साड़ी और वो कर्कश हंसी मेरे मन को खा रही थी। विशाल, मेरा भाई जैसा दोस्त, गायब था। मैं अकेला था और जंगल का अंधेरा मुझे निगलने को तैयार था। ट्रक की लाइट्स टिमटिमा रही थीं और इंजन से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसे खरोंच रहा हो। अकेलापन और डर का बोझ, मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन जंगल का रास्ता इतना संकरा था कि पेड़ों की टहनियां ट्रक को खरोंच रही थीं। हर खरोंच की आवाज मेरे कानों में चीख की तरह गूंज रही थी। विशाल,
तू कहाँ है? मैंने चीखा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। मेरे मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, वो चुड़ैल उसे कहाँ ले गई थी? मैंने अपने ताबीज को जेब से निकाला और जोर से पकड़ा। मां, मुझे बचा लो, विशाल को बचा लो, मैंने मन ही मन कहा। लेकिन वो ताबीज अब एक ठंडा धातु का टुकड़ा लग रहा था। जंगल का सन्नाटा अब मेरे लिए एक जाल बन चुका था। हर मोड़ पर वो फुसफुसाहट थी। वो मेरा है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरे खून जम गए। वो साया, वो ढाबे की चुड़ैल ट्रक के पीछे थी, हवा में तैर रही थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। उसकी मुस्कान, वो भयानक मुस्कान, जैसे कह रही हो कि मैं उससे बच नहीं सकता। तू विशाल को कहां ले गई? मैंने चीखा, लेकिन मेरी आवाज सन्नाटे में खो गई। जवाब में वो फुसफुसाहट थी। कीमत चुकाओ। मैंने स्टीयरिंग को और जोर से पकड़ा और गैस पेडल पर जोर दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन वो साया मेरे पीछे था, जैसे कोई छाया जो मुझे छोड़ने को तैयार न हो। पेड़ों की टहनियां ट्रक को खरोंच रही थीं और हर खरोंच की आवाज मेरे दिल में डर भर रही थी। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, AUM हनुमन्ते नमः। लेकिन वो फुसफुसाहट मेरे मंत्र को दबा रही थी। मेरे साथ आ, कीमत चुकाओ। उसकी आवाज मेरे दिमाग में थी, मेरे दिल में थी। मैंने रियर व्यू मिरर में फिर देखा। वो साया अब और करीब था। उसके काले लंबे नाखून हवा में लहरा रहे थे, जैसे वो मुझे छूना चाहती हो। जंगल की गहराई में अकेलापन ट्रक की लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगीं। मैंने डैशबोर्ड पर मुक्का मारा, कमबख्त, चालू रह। लेकिन इंजन से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और वो साया अब ट्रक के बगल में था। उसकी साड़ी ट्रक की खिड़की को छू रही थी और उसके नाखून शीशे को खरोंच रहे थे। कीमत चुकाओ। उसकी आवाज मेरे कानों में थी, जैसे कोई मेरे दिमाग में घुस गया हो। मैंने चीखकर स्टीयरिंग मोड़ा और ट्रक एक मोड़ पर फिसल गया। मैंने किसी तरह उसे संभाला, लेकिन वो साया गायब नहीं हुआ। वो मेरे साथ थी, जैसे मेरी अपनी छाया। मैं अकेला था। विशाल की गैर मौजूदगी मेरे दिल पर एक भारी बोझ थी। वो मेरा भाई था, मेरा साथी, जो हर मुसीबत में मेरे साथ खड़ा था। लेकिन अब वो गायब था और मैं उस चुड़ैल के जाल में फंस चुका था। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ा, लेकिन वो साया मेरे पीछे था। हर मोड़ पर उसकी हंसी गूंज रही थी और वो सड़ांत मेरे नाक में भर रही थी। विशाल, मैं तुझे ढूंढ लूंगा, मैंने चीखा, लेकिन मेरी आवाज जंगल के सन्नाटे में खो गई। ट्रक की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, लेकिन जंगल का रास्ता और संकरा हो गया था। पेड़ों की टहनियां ट्रक को खरोंच रही थीं, जैसे वो मुझे रोकना चाहती हों। मैंने मंत्र पढ़ना तेज किया, लेकिन वो फुसफुसाहट और तेज हो गई। खाना खाया, अब मेरे साथ आ। मेरे गले में वो ढाबे का खाना अटक रहा था, जैसे वो जहर हो। मैंने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो जाम थी। वो साया अब खिड़की के बाहर था, उसके नाखून शीशे को खरोंच रहे थे। मैंने चीख कर ताबीज बाहर की तरफ लहराया और एक जोरदार हवा का झोंका आया। वो साया एक पल के लिए पीछे हट गया, लेकिन उसकी हंसी मेरे कानों में थी। सनी का अकेलापन और चुड़ैल का जाल। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ाई। जंगल का रास्ता अब एक भूल भुलैया की तरह था। हर मोड़ पर पेड़ों की टहनियां ट्रक को छू रही थीं और हर खरोंच की आवाज मेरे दिल में डर भर रही थी। विशाल, तू कहाँ है? मैंने फिर चीखा, लेकिन जवाब में केवल वो फुसफुसाहट थी। वो मेरा है। मेरी आंखें भर आईं। विशाल मेरा भाई था और मैं उसे खो चुका था, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता था। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ा, AUM हनुमन्ते नमः। लेकिन वो साया मेरे पीछे था, जैसे कोई शिकारी जो अपने शिकार को छोड़ने को तैयार न हो। ट्रक की लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगीं। मैंने डैशबोर्ड पर मुक्का मारा, लेकिन वो बुझ गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर देखा। सड़क के बीच में वो साया खड़ा था। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उसकी साड़ी हवा में तैर रही थी। तू क्या चाहती है? मैंने चीख कर पूछा। जवाब में वो फुसफुसाहट थी, मेरे साथ आ, कीमत चुकाओ। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं रुक नहीं सका। तू विशाल को कहां ले गई? मैंने चीखा। वो साया मेरी तरफ बढ़ा,
उसके काले लंबे नाखून मेरे चेहरे के करीब थे और उसकी हंसी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और वो साया गायब हो गया। मैंने आंखें खोलीं और सड़क खाली थी, लेकिन मेरे पैरों के पास विशाल का ताबीज अभी भी पड़ा था, खून से लथपथ। विशाल! मैंने चीखा और ट्रक की तरफ भागा, लेकिन ट्रक की सीट खाली थी। मैंने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन वो कहीं नहीं था। केवल वो सड़ांत थी जो अब मेरे नाक में और गहरी हो रही थी। मैंने अपने ताबीज को जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था। वो ढाबे की चुड़ैल विशाल को कहां ले गई थी और क्या मैं उसे बचा पाऊंगा? जंगल का सन्नाटा अब मेरे लिए एक जाल बन चुका था। मैं अकेला था और वो चुड़ैल मेरे पीछे थी। हर मोड़ पर उसकी फुसफुसाहट थी और हर सांस में उसकी सड़ांत। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और इस बार वो चालू हो गया। मैंने गैस पेडल पर जोर दिया और ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन वो फुसफुसाहट मेरे साथ थी। कीमत चुकाओ। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और वो साया फिर से ट्रक के पीछे था। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उसकी हंसी मेरे दिमाग में चुभ रही थी। मैंने मंत्र पढ़ा, लेकिन वो साया मेरे साथ था। हर मोड़ पर वो करीब आ रही थी और मैं जानता था कि ये पीछा खत्म नहीं होगा। जंगल का सन्नाटा मेरे चारों तरफ एक काले जाल की तरह था और वो सड़ांत, जैसे सड़ी हुई लाश की गंध, मेरे नाक में चढ़ रही थी। मैं सनी अकेला था, स्टीयरिंग को पकड़े हुए, लेकिन मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। विशाल, मेरा भाई जैसा दोस्त, गायब था। उसका ताबीज खून से लथपथ ट्रक की सीट पर पड़ा था और हर बार उसे देखकर मेरे दिल में एक चाकू सा चुभता था। ढाबे की चुड़ैल की फुसफुसाहट, कीमत चुकाओ, मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे दिमाग को खुरच रहा हो। उसकी लाल आंखें, वो सफेद साड़ी और वो कर्कश हंसी मेरे मन को खा रही थी। ट्रक की लाइट्स टिमटिमा रही थीं और इंजन से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसे खरोंच रहा हो। मैंने अपने ताबीज को जेब से निकाला और जोर से पकड़ा। मां, मुझे बचा लो, मैंने मन ही मन कहा, लेकिन वो ताबीज अब एक ठंडा धातु का टुकड़ा लग रहा था। जंगल का भय और चुड़ैल का पीछा, ट्रक की रफ्तार तेज थी, लेकिन जंगल का रास्ता इतना संकरा था कि पेड़ों की टहनियां ट्रक को खरोंच रही थीं। हर खरोंच की आवाज मेरे कानों में चीख की तरह गूंज रही थी। विशाल, मैं तुझे ढूंढ लूंगा, मैंने चीखा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। मेरे मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, वो चुड़ैल विशाल को कहां ले गई थी और मैं अकेला उसे कैसे बचा पाऊंगा? मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरे खून जम गए। वो साया, वो ढाबे की चुड़ैल, ट्रक के पीछे थी, हवा में तैर रही थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। उसकी मुस्कान, वो भयानक मुस्कान, जैसे कह रही हो कि मैं उससे बच नहीं सकता। तू विशाल को कहां ले गई? मैंने चीखा, लेकिन मेरी आवाज सन्नाटे में खो गई। जवाब में वो फुसफुसाहट थी। कीमत चुकाओ। मैंने स्टीयरिंग को और जोर से पकड़ा और गैस पेडल पर जोर दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन वो साया मेरे पीछे था, जैसे कोई छाया जो मुझे छोड़ने को तैयार ना हो। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, AUM हनुमंते नमः, लेकिन वो फुसफुसाहट मेरे मंत्र को दबा रही थी। मेरे साथ आ, कीमत चुकाओ। उसकी आवाज मेरे दिमाग में थी, मेरे दिल में थी। मैंने रियर व्यू मिरर में फिर देखा। वो साया अब और करीब था। उसके काले लंबे नाखून हवा में लहरा रहे थे, जैसे वो मुझे छूना चाहती हो। जंगल का सन्नाटा अब और भारी हो गया था। पेड़ों की टहनियां ट्रक को खरोंच रही थीं और हर खरोंच की आवाज मेरे दिल में डर भर रही थी। मैंने मंत्र पढ़ना तेज किया, लेकिन वो साया मेरे पीछे था। हर मोड़ पर उसकी हंसी गूंज रही थी और वो सड़ांत मेरे नाक में भर रही थी। ट्रक की लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगीं। मैंने डैशबोर्ड पर मुक्का मारा, कमबख्त, चालू रह। लेकिन इंजन से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और वो साया अब ट्रक के बगल में था। उसकी साड़ी ट्रक की खिड़की को छू रही थी और उसके नाखून शीशे को खरोंच रहे थे। कीमत चुकाओ। उसकी आवाज मेरे कानों में थी, जैसे कोई मेरे दिमाग में घुस गया हो। चुड़ैल का असली चेहरा मैंने चीख कर स्टीयरिंग मोड़ा और ट्रक एक मोड़ पर फिसल गया। मैंने किसी तरह उसे संभाला,
लेकिन वो साया गायब नहीं हुआ। वो मेरे साथ थी, जैसे मेरी अपनी छाया। मैंने मंत्र पढ़ना तेज किया, लेकिन वो फुसफुसाहट और तेज हो गई। खाना खाया, अब मेरे साथ आ। मेरे गले में वो ढाबे का खाना अटक रहा था, जैसे वो जहर हो। मैंने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो जाम थी। वो साया अब खिड़की के बाहर था। उसके नाखून शीशे को खरोंच रहे थे। मैंने चीख कर ताबीज बाहर की तरफ लहराया और एक जोरदार हवा का झोंका आया। वो साया एक पल के लिए पीछे हट गया, लेकिन उसकी हंसी मेरे कानों में थी। तभी ट्रक की लाइट्स पूरी तरह बुझ गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर देखा। सड़क के बीच में वो साया खड़ा था। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उसकी साड़ी हवा में तैर रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसका चेहरा, वो अब साफ दिख रहा था। वो कोई चुड़ैल नहीं थी। उसका चेहरा एक औरत का था, दुखी, टूटा हुआ, जैसे सालों का दर्द उसकी आंखों में कैद हो। तू कौन है? मैंने चीख कर पूछा। जवाब में वो फुसफुसाहट थी। मेरी कहानी सुन। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं रुक नहीं सका। तू विशाल को कहां ले गई? मैंने चीखा। वो साया मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं, दर्द था। मैं वो नहीं जो तू समझता है। उसकी आवाज अब कर्कश नहीं थी। वो एक औरत की आवाज थी, टूटी हुई, दुखी। मेरी कहानी सुन सनी, तब तू विशाल को बचा सकता है। मैं ठिठक गया। तू मेरा नाम कैसे जानती है? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, मैं सब जानती हूं। जो उस ढाबे पर आता है वो मेरा शिकार नहीं, मेरी मदद का हिस्सा है। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा। विशाल कहां है? मैंने चीखा। वो साया मेरे करीब आई और इस बार मैंने उसका चेहरा साफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन वो खून की नहीं, आंसुओं की थीं। उसकी त्वचा सूखी थी, जैसे सालों से उसने पानी नहीं देखा। मैं अनघट्टा हूं, उसने कहा। ये ढाबा मेरा था, ये जंगल मेरा घर था, लेकिन वो लोग, वो ढाबे वाले, उन्होंने मुझसे सब छीन लिया। उसकी आवाज में दर्द था, जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया हो। चुड़ैल की कहानी उसने अपनी कहानी शुरू की। कई साल पहले मैं एक साधारण औरत थी। मेरा नाम अनघट्टा था। मैं अपने पति के साथ इस ढाबे को चलाती थी। ये जंगल तब इतना डरावना नहीं था। ड्राइवर रुकते थे, खाना खाते थे और हंसते बोलते चले जाते थे। लेकिन एक दिन कुछ गुंडों ने मेरे ढाबे पर हमला किया। उन्होंने मेरे पति को मार डाला और मुझे, उसकी आवाज टूट गई। उन्होंने मुझे जंगल में ले जाकर मार डाला, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो ढाबा अब भी मेरा है और वो लोग, वो ढाबे वाले, अब भी वहां हैं। मेरे नाम पर लोगों को लूटते हैं, मारते हैं। मैं स्तब्ध था। तो तू चुड़ैल नहीं है? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। नहीं सनी, मैं एक आत्मा हूं जो न्याय मांग रही है। जो भी उस ढाबे पर खाना खाता है वो उनके जाल में फंस जाता है। वो खाना, वो जहर है, और जो उसे खाता है वो मेरे जैसे बन जाता है, एक आत्मा जो इस जंगल में भटकती है। मैंने अपने गले को छुआ जहां वो खाना अटक रहा था। तो मैं भी? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने जवाब दिया, तूने खाना खाया सनी, लेकिन तेरा ताबीज, उसमें ताकत है। तू अभी बच सकता है अगर तू मेरी मदद करे। विशाल, मैंने चीखा। वो कहां है? अनघट्टा की आंखों में दर्द था। वो उन ढाबे वालों के पास है। वो उसे मार डालेंगे जैसे उन्होंने मुझे मारा। लेकिन तू उसे बचा सकता है सनी, मेरी मदद कर। मैंने पूछा, क्या करूं? उसने कहा, ढाबे पर वापस जा, उन लोगों को बेनकाब कर, मेरी आत्मा को शांति दे। मैंने अपने ताबीज को छुआ। लेकिन वो लोग, वो कितने हैं? उसने जवाब दिया, 3, वो ढाबे वाले जो मेरे नाम पर लोगों को मारते हैं। उनके पास एक तहखाना है जहां वो अपने शिकार को ले जाते हैं। विशाल वहां है। सनी का फैसला। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा। मैं विशाल को बचाऊंगा, मैंने कहा। अनघट्टा की आंखों में एक चमक थी। तू अकेला नहीं है सनी, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन सावधान रहना, वो लोग खतरनाक हैं। मैंने ट्रक की तरफ देखा। विशाल का ताबीज अभी भी वहां था, खून से लथपथ। मेरी आंखें भर आईं। विशाल, मैं तुझे बचाऊंगा, मैंने मन ही मन कहा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और इस बार वो चालू हो गया। मैंने गैस पेडल पर जोर दिया और ट्रक ढाबे की तरफ मुड़ गया।
जंगल का सन्नाटा अब और भारी हो गया था। पेड़ों की टहनियां ट्रक को खरोंच रही थीं, लेकिन इस बार मैं डर नहीं रहा था। मेरे मन में एक नया जुनून था, विशाल को बचाने का और उस ढाबे की सच्चाई को उजागर करने का। अनघट्टा की आत्मा मेरे साथ थी और उसकी फुसफुसाहट अब डरावनी नहीं थी। सनी, तू कर सकता है, उसकी आवाज मेरे कानों में थी। मैंने अपने ताबीज को छुआ और मंत्र पढ़ा, एयूएम हनुमंते नमः। इस बार मंत्र में ताकत थी। ट्रक ढाबे के पास पहुंचा। वो लालटेन अभी भी टिमटिमा रही थी और वो सड़ांध अभी भी हवा में थी। मैंने ट्रक रोका और बाहर कदम रखा। ढाबा सुनसान था, लेकिन मैं जानता था कि वो लोग वहां थे। मैंने अपने ताबीज को जोर से पकड़ा और ढाबे की तरफ बढ़ा। अनघट्टा की आत्मा मेरे पीछे थी और उसकी फुसफुसाहट अब मेरे लिए हिम्मत थी। विशाल, मैं आ रहा हूं, मैंने मन ही मन कहा। जंगल का सन्नाटा अब मेरा दुश्मन नहीं था। ये मेरी कहानी का छठा मोड़ था, जहां मुझे चुड़ैल का असली चेहरा दिखा और उसकी कहानी ने मुझे एक नया मकसद दिया। छत्तीसगढ़ के जंगल का सन्नाटा मेरे चारों तरफ एक काले जाल की तरह था। वो सड़ांध, जैसे सड़ी हुई लाश की गंध, मेरे नाक में चढ़ रही थी और मेरे दिल में डर के साथ साथ एक नया जुनून जाग रहा था। मैं, सनी, ट्रक से उतरकर ढाबे की ओर बढ़ रहा था, स्टीयरिंग छोड़कर, लेकिन अपने ताबीज को जोर से पकड़े हुए। विशाल, मेरा भाई जैसा दोस्त, गायब था। उसका ताबीज खून से लथपथ मेरे पास था और हर बार उसे देखकर मेरा दिल चीख उठता था। अनघट्टा की आत्मा की फुसफुसाहट, सनी, तू कर सकता है, मेरे कानों में गूंज रही थी। उसकी कहानी ने मुझे हिम्मत दी थी। वो कोई चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक दुखी आत्मा थी जो न्याय मांग रही थी। लेकिन अब मैं उस ढाबे के सामने खड़ा था, जहां वो 3 लोग, वो ढाबे वाले, विशाल को कैद किए हुए थे। मेरे मन में एक ही सवाल था, क्या मैं विशाल को बचा पाऊंगा और क्या मैं उन ढाबे वालों की सच्चाई उजागर कर पाऊंगा? ढाबे की ओर कदम। ढाबा वही पुराना था, टूटा फूटा, जैसे सालों से कोई वहां आया जाया ना हो। लकड़ी की दीवारें जर्जर थीं, छत पर जाले लटक रहे थे और वो लालटेन अभी भी टिमटिमा रही थी, जैसे किसी ने उसे जलाकर भूल दिया हो। हवा में वही सड़ांध थी जो मेरे नाक में चढ़ रही थी। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ा, एयूएम हनुमंते नमः, जो मेरी मां ने सिखाया था। अनघट्टा की आत्मा मेरे पीछे थी। उसकी फुसफुसाहट अब डरावनी नहीं, बल्कि हिम्मत देने वाली थी। सावधान रह सनी, वो लोग खतरनाक हैं, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया और ढाबे के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला था और अंदर का मंजर वही था। पुरानी मेजें, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर काले धब्बे, जैसे खून के निशान। लेकिन इस बार ढाबा सुनसान नहीं था। काउंटर के पीछे एक आदमी खड़ा था, लंबा, पतला, और उसकी आंखें ठंडी थीं, जैसे किसी सांप की। उसने मुझे देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। वापस आ गए ड्राइवर साहब? उसकी आवाज में ठंडक थी। मैंने अपने डर को दबाया और कहा, विशाल कहाँ है? उसने हंसा और उसकी हंसी में वही कर्कशपन था जो मैंने पहले सुना था। विशाल? कौन विशाल? तूने ज्यादा खाना खा लिया लगता है, उसने मजाक उड़ाया। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा। मुझे मत उल्लू बना, मैं जानता हूं तुम लोग उसे तहखाने में ले गए हो। उसकी मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने काउंटर के नीचे से एक लोहे की रॉड निकाली। तू ज्यादा जानता है ड्राइवर, ये तेरी गलती है, उसने कहा और मेरी तरफ बढ़ा। लेकिन तभी हवा में एक ठंडक फैली और अनघट्टा की फुसफुसाहट गूंजी, सनी, तहखाना रसोई के पीछे है। मैंने उस आदमी की तरफ देखा और चीखा, विशाल को छोड़ दो, वरना। मेरे शब्द अधूरे रह गए, क्योंकि तभी 2 और आदमी रसोई से बाहर आए। एक के हाथ में चाकू था और दूसरे के हाथ में रस्सी। ढाबे वालों की सच्चाई। तूने हमारा खाना खाया ड्राइवर, पहले आदमी ने कहा। अब तू हमारा मेहमान है। उसकी हंसी में क्रूरता थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो तीनों मेरी तरफ बढ़ रहे थे। तुम लोग कौन हो और विशाल कहां है? मैंने चीखा। तभी अनघट्टा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखें अब लाल नहीं, बल्कि दुख से भरी थीं। ये वही लोग हैं सनी, उसने कहा। इन्होंने मुझे मारा, इन्होंने मेरे ढाबे को लूटा और अब ये हर उस ड्राइवर को मारते हैं जो यहां रुकता है। तीनों आदमियों के चेहरे पर डर छा गया।
वो चुड़ैल, एक ने चीखा, लेकिन अनघट्टा ने अपनी आवाज को और तेज किया। तुमने मेरी जिंदगी छीनी, तुमने मेरे पति को मारा, और अब तुम इस जंगल को कब्रिस्तान बना रहे हो। मैंने देखा कि उनके हाथ कांप रहे थे। तू मर चुकी है, दूसरे आदमी ने चाकू लहराते हुए कहा। लेकिन अनघट्टा की आत्मा ने हवा में एक ठंडा झोंका भेजा और चाकू उसके हाथ से छूटकर गिर गया। मैंने मौका देखा और रसोई की तरफ भागा। अनघट्टा की आवाज मेरे पीछे थी। तहखाना वहां है, सनी, जल्दी कर। मैंने रसोई के पीछे एक लकड़ी का दरवाजा देखा जो जर्जर था। मैंने उसे खोला और एक अंधेरी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। सड़ांध और तेज हो गई थी, जैसे वहां लाशें सड़ रही हों। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और सीढ़ियां उतरने लगा। तहखाने में ठंडक थी और दीवारों पर खून के धब्बे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। विशाल, मैंने चीखा। तभी मुझे एक कोने में विशाल दिखा। वो रस्सियों से बंधा हुआ था। उसका चेहरा पीला और आंखें बंद थीं। विशाल, मैंने चीख कर उसकी ओर भागा। मैंने रस्सियां खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई। वो तीनों आदमी तहखाने में आ गए थे। तू बहुत दूर आ गया ड्राइवर, पहले आदमी ने कहा। मैंने अपने ताबीज को पकड़ा और चीखा, विशाल को छोड़ दो। लेकिन वो हंसे। तूने हमारा खाना खाया, अब तू भी यहीं सड़ेगा, दूसरे ने कहा। सनी का सामना मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा। अनघट्टा की आत्मा फिर प्रकट हुई। तुमने मेरे साथ जो किया वो अब खत्म होगा, उसने कहा। हवा में एक ठंडक फैली और तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। उन तीनों के चेहरे पर डर था। नहीं, हमें छोड़ दे, एक ने चीखा। लेकिन अनघट्टा ने अपनी ताकत बढ़ाई। हवा में एक तेज झोंका आया और वो तीनों पीछे गिर गए। मैंने मौका देखा और विशाल की रस्सियां खोल दी। विशाल उठ, मैंने चीखा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। सनी भाई, उसकी आवाज कमजोर थी। मैंने उसे उठाया और सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन वो तीनों फिर उठ खड़े हुए। तुम कहीं नहीं जाओगे, पहले आदमी ने चीखा और मेरी तरफ बढ़ा। तभी अनघट्टा की आत्मा ने एक तेज चीख मारी और तहखाने की छत से मिट्टी गिरने लगी। सनी भाग, उसने चीखा। मैंने विशाल को कंधे पर उठाया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। पीछे से उन तीनों की चीखें आ रही थीं, लेकिन अनघट्टा की आत्मा ने उन्हें रोक रखा था। मैं ढाबे से बाहर निकला और ट्रक की ओर भागा। मैंने विशाल को ट्रक की सीट पर लिटाया और इंजन स्टार्ट किया। ट्रक चालू हो गया। मैंने गैस पेडल पर जोर दिया और ट्रक जंगल के रास्ते पर दौड़ने लगा। रियरव्यू मिरर में मैंने देखा, वो ढाबा धूल में बदल रहा था, जैसे अनघट्टा की आत्मा ने उसे नष्ट कर दिया हो। उसकी फुसफुसाहट एक आखिरी बार गूंजी, धन्यवाद सनी, अब मैं आजाद हूं। विशाल की वापसी और सच्चाई का खुलासा। विशाल की सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। सनी भाई, वो क्या था? उसने कमजोर आवाज में पूछा। मैंने कहा, विशाल, वो अनघट्टा थी, उसने हमें बचाया। मैंने उसे उसकी कहानी बताई, कैसे उन ढाबे वालों ने उसे और उसके पति को मारा और कैसे वो सालों से न्याय मांग रही थी। विशाल की आंखें चौड़ी हो गईं। तो वो चुड़ैल नहीं थी? मैंने सिर हिलाया। नहीं, वो एक दुखी आत्मा थी। जंगल का सन्नाटा अब हल्का हो गया था। सड़ांध गायब थी और हवा में एक ताजगी थी। मैंने अपने ताबीज को छुआ और मां को धन्यवाद दिया। विशाल मेरे बगल में था और मैं अब अकेला नहीं था। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, क्या वो ढाबे वाले सचमुच खत्म हो गए थे या जंगल में अभी भी कोई साया बाकी था? ये मेरी कहानी का 7वां मोड़ था, जहां सनी का सामना और ढाबे वालों की सच्चाई ने मुझे एक नया सबक दिया। छत्तीसगढ़ के जंगल का सन्नाटा अब हल्का हो चुका था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं, सनी, ट्रक की स्टीयरिंग पकड़े हुए था और मेरे बगल में विशाल बैठा था, अभी भी कमजोर लेकिन जिंदा। उसका चेहरा पीला था और उसकी सांसें धीमी, लेकिन उसकी आंखों में वो डर अब कम था। उसका ताबीज खून से लथपथ मेरी जेब में था और हर बार उसे छूने पर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। ढाबा धूल में मिल चुका था और अनघट्टा की आत्मा की फुसफुसाहट, धन्यवाद सनी, अब मैं आजाद हूं, मेरे कानों में गूंज रही थी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या ये श्राप सचमुच खत्म हुआ था या ये बस एक नई शुरुआत थी? ट्रक की लाइट्स अब स्थिर थीं, लेकिन जंगल का रास्ता अभी भी एक भूल भुलैया की तरह था।
और हवा में एक हल्की ठंडक थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। जंगल की आखिरी रात गहरी थी, शायद आधी रात पार हो चुकी थी। जंगल का रास्ता संकरा था और पेड़ों की टहनियां ट्रक को खरोंच रही थीं। हर खरोंच की आवाज मेरे कानों में चीख की तरह गूंज रही थी। विशाल ने धीरे से कहा, सनी भाई, वो ढाबा, वो सचमुच खत्म हो गया ना? मैंने उसकी तरफ देखा और हिम्मत जुटाकर कहा, हां विशाल, अनघट्टा ने उन ढाबे वालों को सजा दी, अब सब खत्म हो गया। लेकिन मेरे शब्दों में वो यकीन नहीं था। अनघट्टा की कहानी, उसके पति की हत्या, उसकी मौत और उन ढाबे वालों का जुल्म मेरे दिमाग में चक्कर काट रही थी। क्या वो तीनों सचमुच खत्म हो गए थे या जंगल में अभी भी कोई साया बाकी था? मैंने अपने ताबीज को छुआ और मंत्र पढ़ा, AUM हनुमंते नमः, जो मेरी मां ने सिखाया था। विशाल ने भी अपना ताबीज, जो मैंने उसे वापस दिया था, पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगा। ट्रक की रफ्तार तेज थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर था। हवा में वो सड़ांत अब नहीं थी, लेकिन एक ठंडक थी, जैसे कोई मेरे पीछे सांस ले रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां केवल जंगल का अंधेरा था। सनी भाई, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है, विशाल ने फुसफुसाया। मैंने कहा, विशाल, अब कुछ नहीं बचा, हम जल्दी ही इस जंगल से निकल जाएंगे। लेकिन मेरी आवाज में कंपी थी। तभी ट्रक की लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगीं। मैंने डैशबोर्ड पर मुक्का मारा, कमबख्त, फिर से। इंजन से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धातु को खरोंच रहा हो। ये क्या हो रहा है? मैंने चीखा। विशाल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सनी भाई, ये फिर से वही है। मैंने गैस पेडल पर जोर दिया, लेकिन ट्रक धीमा होने लगा और फिर बिना किसी चेतावनी के इंजन बंद हो गया। ट्रक जंगल के बीचों बीच रुक गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अनघट्टा की आखिरी फुसफुसाहट। मैंने टॉर्च निकाली और बाहर देखा। जंगल का सन्नाटा अब एक भयानक गीत की तरह था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई हमें देख रहा हो। विशाल, तू यहीं रह, मैं चेक करता हूं, मैंने कहा। विशाल ने मेरा हाथ पकड़ा। सनी भाई, मत जाओ, वो वापस आ गई। उसकी आंखों में वही डर था जो ढाबे की रात में था। मैंने उसका हाथ झटका और ट्रक का दरवाजा खोला। ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ और उसमें एक हल्की सी सड़ांत थी, वही सड़ांत जो ढाबे पर थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोनट खोला और टॉर्च की रोशनी डाली। सब कुछ ठीक लग रहा था, बैटरी फुल, तार सही, लेकिन इंजन चालू नहीं हो रहा था। यह क्या जादू है? मैंने बुदबुदाया। तभी एक फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजी, सनी, ये खत्म नहीं हुआ। मैं ठिठक गया। वो अनघट्टा की आवाज थी, लेकिन इस बार वो कमजोर थी, जैसे वो थक चुकी हो। अनघट्टा? मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तूने कहा था सब खत्म हो गया, मैंने चीखा। जवाब में वो फुसफुसाहट थी, श्राप अभी बाकी है, एक आखिरी कीमत। मैंने अपने ताबीज को जोर से पकड़ा। क्या कीमत? मैंने चीखा। तभी हवा में एक ठंडक फैली और अनघट्टा की आत्मा मेरे सामने प्रकट हुई। उसकी साड़ी अब फटी हुई थी और उसकी आंखें दुख से भरी थीं। सनी, मैंने सोचा था कि ढाबे वालों को सजा देकर मेरा श्राप खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खाना, वो जहर, उसने मुझे इस जंगल से बांध रखा है और तूने वो खाना खाया। मेरी सांस अटक गई। तो मैं भी? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने सिर हिलाया। लेकिन तू उसे तोड़ सकता है सनी, एक आखिरी काम बाकी है। श्राप का आखिरी रहस्य अनघट्टा ने बताया। उन ढाबे वालों ने मेरे खून से एक श्राप बनाया था। वो जंगल में एक पुराने मंदिर में छिपा है। उस मंदिर में एक मूर्ति है और उसके नीचे एक ताबीज, मेरा ताबीज। उसे नष्ट कर सनी, तब मेरा श्राप खत्म होगा और तू और विशाल बच जाओगे। मैंने पूछा, वो मंदिर कहाँ है? उसने कहा, जंगल के आखिरी छोर पर, जहां सड़क खत्म होती है। लेकिन सावधान, वो मंदिर शापित है, वहां अंधेरा तुझ पर हावी होगा। मैंने ट्रक की तरफ देखा। विशाल खिड़की से मुझे देख रहा था। उसकी आंखें डर से भरी थीं। मैंने अनघट्टा की तरफ देखा। मैं ये करूंगा, लेकिन विशाल को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने सिर हिलाया। मैं तेरे साथ हूं सनी। मैं ट्रक में वापस गया और विशाल को सब बताया। सनी भाई, तू पागल है, उस मंदिर में जाने का मतलब मौत है, उसने चीखा। मैंने कहा, विशाल, ये हमारी आखिरी रात है,
अगर हमने ये नहीं किया तो ये श्राप हमें कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और इस बार वो चालू हो गया। अनघट्टा की आत्मा मेरे पीछे थी, उसकी फुसफुसाहट मेरे लिए हिम्मत थी। जंगल का रास्ता और संकरा हो गया था और पेड़ों की टहनियां ट्रक को खरोंच रही थीं। आखिरकार हम एक पुराने टूटे फूटे मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर की दीवारें जर्जर थीं और उसकी सीढ़ियां मिट्टी से ढकी थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और वो सड़ांध फिर से लौट आई थी। मंदिर में अंतिम सामना। मैंने विशाल को ट्रक में छोड़ा और मंदिर की ओर बढ़ा। मेरे हाथ में टॉर्च थी और ताबीज मेरी जेब में। अनघट्टा की आत्मा मेरे साथ थी। मंदिर के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। मैंने सीढ़ियां उतरी और एक छोटे से कमरे में पहुंचा। वहां एक मूर्ति थी, काली, डरावनी, जिसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। उसके नीचे एक ताबीज पड़ा था जो अनघट्टा का था। मैंने ताबीज उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा में एक तेज चीख गूंजी। मूर्ति की आंखें लाल हो गईं और हवा में वो सड़ांध और तेज हो गई। सनी, सावधान! अनघट्टा ने चीखा। तभी मूर्ति के पीछे से एक साया निकला, वही ढाबे वालों में से एक जो शायद बच गया था। उसके हाथ में एक चाकू था। तूने हमारा ढाबा बर्बाद किया ड्राइवर! उसने चीखा और मेरी तरफ बढ़ा। मैंने अपने ताबीज को पकड़ा और मंत्र पढ़ा। अनघट्टा की आत्मा ने हवा में एक ठंडा झोंका भेजा और वो आदमी पीछे गिर गया। मैंने ताबीज उठाया और उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टूट नहीं रहा था। सनी, उसे आग में जलाना होगा, अनघट्टा ने कहा। मैंने अपनी जेब से लाइटर निकाला और ताबीज को जलाने की कोशिश की, लेकिन तभी वो आदमी फिर उठा और मेरी तरफ झपटा। मैंने उसे धक्का दिया और वो मूर्ति से टकराकर गिर गया। मैंने ताबीज को जलाया और एक तेज चीख गूंजी। मूर्ति की आंखें बुझ गईं और हवा में वो सड़ांध गायब हो गई। अनघट्टा की आत्मा मेरे सामने प्रकट हुई और इस बार उसकी आंखों में शांति थी। धन्यवाद सनी, अब मैं आजाद हूं, उसने कहा और धीरे धीरे गायब हो गई। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और मैं भागकर बाहर निकला। नई शुरुआत में ट्रक की तरफ भागा। विशाल अभी भी वहां था। उसकी सांसें अब सामान्य थीं। सनी भाई, तूने कर दिखाया, उसने कहा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हम जंगल से बाहर निकल गए। सूरज की पहली किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं। वो सड़ांध गायब थी और हवा में एक ताजगी थी। मैंने अपने ताबीज को छुआ और मां को धन्यवाद दिया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था। क्या यह सचमुच खत्म हुआ था या जंगल में कोई नया श्राप जन्म ले रहा था? विशाल मेरे बगल में था और मैं अब अकेला नहीं था। ये मेरी कहानी का 8वां मोड़ था, जहां आखिरी रात ने श्राप का अंत किया या शायद एक नई शुरुआत की।